दोस्तों राजस्थान बोर्ड एग्जाम में इस साल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। दोस्तों मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं इंग्लिश बिंग्स। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों वेलकम अगेन। देखिए पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, यानी गंदी बस्ती के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय का कक्षा कक्ष। देखिए स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती और क्लासरूम का मतलब होता है कक्षा कक्ष। एलिमेंट्री स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय। देखिए इसके पोइट है स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन हमने शुरुआती वीडियोज में समझा है, बहुत अच्छे से समझा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वाली वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे समझ में आए। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। हाँ तो देखिए हम पहले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हु हैज रिटन द पोइम, यानी इस कविता को लिखा किसने है। ठीक है, इस कविता को किसने लिखा है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम नामक जो कविता है इसको लिखा किसने है। देखिए इसके पोइट का नाम हमने शुरुआत में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। ए ऑप्शन है किपलिंग, बी है वर्ड्सवर्थ, सी है कमला दास, डी है स्टीफन स्पेंडर। तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सही है। स्टीफन स्पेंडर इसके पोइट है। स्टीफन स्पेंडर ने कविता लिखी है। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट थीम डिड द पोइट कॉन्सेंट्रेट ऑन इन द पोइम, यानी कविता में कवि किस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, थीम का मतलब है विषय वस्तु और कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, यानी कवि इस कविता के अंदर किस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए ए ऑप्शन है यहाँ पर थीम ऑफ द सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता की थीम पर। दूसरा है थीम ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर हैप्पीनेस, यानी बच्चों और उनकी खुशी की थीम पर ध्यान केंद्रित करता है। सी है थीम ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी असुरक्षा की थीम पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, थीम ऑफ सोशल इंजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता की थीम पर विषय वस्तु पर कवि इस कविता के अंदर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम, यानी इस कविता के अंदर कवि क्या चित्रित करता है। पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना या वर्णन करना कह सकते हो आप। तो देखिए पहला ऑप्शन है मिस्चीफ्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों की शरारतों को यहाँ पर चित्रित किया गया है। हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों की खुशी को चित्रित किया गया है। सी है क्वेश्चंस ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के प्रश्नों को चित्रित किया गया है यहाँ पर। डी है द प्लाइट ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्लम, प्लाइट यानी दशा या स्थिति कह सकते हो आप, दशा या स्थिति कह सकते हो। चिल्ड्रन यानी बच्चों की, इन द स्लम्स यानी गंदी बस्ती के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनकी दशा या स्थिति का वर्णन का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि डी यहाँ पर ऑप्शन सही है। गंदी बस्ती के अंदर रहने वाले बच्चों की दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, यानी किस प्रकार का जीवन डू द चिल्ड्रन लिव, यानी ये बच्चे जीते हैं इन स्लम्स यानी गंदी बस्तियों में ये बच्चे किस प्रकार का जीवन जीते हैं। ए ऑप्शन है फुल ऑफ लव, प्रेम से पूर्ण जीवन जीते हैं। फुल ऑफ केयर, देखभाल से पूर्ण जीवन जीते हैं। सी ऑप्शन है होपलेस, यानी निराशा एंड फुल ऑफ स्ट्रगल और संघर्षों से पूर्ण ये लोग जीवन जीते हैं। डी है ऑल ऑफ दीज, या फिर इन सभी से पूर्ण जीवन ये बच्चे जीते हैं। तो देखिए बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, निराशा और संघर्ष से पूर्ण ये बच्चे जीवन जीते हैं। निराशा संघर्ष से पूर्ण जीवन ये बच्चे जीते हैं। देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है हाउ डू द फेसेज ऑफ दीज चिल्ड्रन लुक, हाउ यानी कैसे, फेसेज यानी चेहरे, दीज चिल्ड्रन यानी इन बच्चों के चेहरे, लुक यानी कैसे दिखाई देते हैं। हैप्पी यानी खुश दिखाई देते हैं। बी है पेल एंड डिप्रेस्ड, पीले दिखाई देते हैं और निराश दिखाई देते हैं। सी है होपफुल, आशावान दिखाई देते हैं। डी है नॉन ऑफ दीज, यानी भाई इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, पेल एंड डिप्रेस्ड यानी पीले और निराश या फिर तनावपूर्ण, ठीक है, इन बच्चों के चेहरे दिखाई देते हैं। ये हमने कविता के अंदर भी पढ़ा था।
देखिए छठा क्वेश्चन है द चिल्ड्रंस हेयर आर कंपेयर टू, यानी बच्चों के बालों की तुलना किससे की गई है। हेयर का मतलब बाल होता है और कंपेयर टू का मतलब होता है तुलना करना। लोटस यानी कमल के फूल से की है, रोज गुलाब के फूल से की है, रूटलेस वीड्स यानी जड़हीन घास फूस से की है, ऑल ऑफ दीज इन सभी से की है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, राइट आंसर है रूटलेस वीड्स यानी जड़हीन घास फूस के समान उनके बाल है। जड़हीन घास फूस से उन बच्चों के बालों की तुलना की गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि बिखरे हुए हैं और गंदे हैं, तो इसलिए जड़हीन घास फूस से उन बच्चों के बालों की तुलना की गई है। सातवां क्वेश्चन है द चिल्ड्रन ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल वर फार फ्रॉम, यानी प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं फार फ्रॉम यानी किससे दूर है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहली ही लाइन थी हमारी कविता की, गस्टी वेव्स ऑफ द सी यानी समुद्र की तूफानी लहरों से दूर है, हाउसेज यानी मकानों से दूर है, विलेजेज यानी गाँव से दूर है इन बच्चों के विद्यालय, या फिर नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए गस्टी वेव्स ऑफ द सी, ये इसका राइट आंसर है कि समुद्र की तूफानी लहरों से इन बच्चों के विद्यालय दूर है, बहुत दूर है, ये हमें बताया गया था पोइम में। देखिए आठवां क्वेश्चन है व्हाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वेट डाउन। हेड यानी शेर ऑफ द टॉल गर्ल यानी उस लंबी लड़की का जो कि उस कक्ष में उस क्लास के अंदर बैठी हुई है, वेट डाउन झुका हुआ क्यों है, यानी एक लंबी लड़की उस क्लास में बैठी हुई है, उसका सिर झुका हुआ क्यों है, आपको कारण बताना है। देखिए यहाँ पर पहला कारण दिया गया है ए में, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन यानी निराशा या तनाव के कारण उसका सिर झुका हुआ है। बिकॉज ऑफ जॉय आनंद के कारण उसका सिर झुका हुआ है। सी है बिकॉज ऑफ स्टडीज यानी पढ़ाई के तनाव के कारण या फिर पढ़ाई के कारण उसका सिर झुका हुआ है। डी है ऑल ऑफ दीज या फिर इन सभी के कारण। तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि तनाव, जीवन के तनाव के कारण या फिर निराशा के कारण उसका सिर झुका हुआ है उस बच्ची का। देखिए नवा क्वेश्चन है द पेपर सीमिंग बॉय इज विद रैट्स आईज, यानी कागज के समान दिखने वाला लड़का जिसकी आंखें चूहे के समान है, इसका मतलब बहुत ज्यादा पतला है और उसकी आंखें अविकसित है, चूहे के समान दिखाई देती है, बहुत छोटी है। मीन्स यानी इसका मतलब क्या है, द बॉय इज यानी लड़का कैसा दिखाई देता है या फिर कैसा है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अनप्लीजेंट लुकिंग, बिल्कुल बुरा दिखाई दे रहा है, अनप्लीजेंट यानी बुरा, भद्दा सा दिखाई दे रहा है। बी है थिन एंड वीक यानी कमजोर है, थिन यानी पतला है एंड वीक और कमजोर है। कनिंग यानी चतुर है। डी है स्लाई यानी शांत है एंड सीक्रेटिव और रहस्यपूर्ण है। तो देखिए बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि ए यहाँ पर ऑप्शन सही है, सॉरी ए ऑप्शन सही नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। थिन एंड वीक यानी कमजोर है और बहुत ज़्यादा पतला है वो बच्चा। देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टंट अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स डूइंग। देखिए व्हाट इज द स्टंटेड, स्टंटेड यानी अविकसित, अनलकी यानी दुर्भाग्यपूर्ण, एयर यानी उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स यानी मुड़ी हुई हड्डियों का, ठीक है, दुर्भाग्यशाली अविकसित उत्तराधिकारी जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, ये आपको बताना है। ये हमने कविता से लिया है क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन ही कविता से लिए गए हैं, लेकिन ये लाइन हमने कविता से ली है। देखिए पहला है इसमें ऑप्शन रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज, यानी अपने पिता की गाढ़धार बीमारी का उच्चारण कर रहा है या उसको दोहरा रहा है। हिज लेसन यानी वास्तव में वो अपने डेस्क के पास खड़ा होकर अपने पाठ का उच्चारण कर रहा है, लेकिन इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि वो अपने पिता की गाढ़धार बीमारी का उच्चारण कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बीमारी उसके पिता के भी थी और उत्तराधिकार पूर्वक, ठीक है, उस बच्चे में भी वो बीमारी आ गई है, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। ये ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन सही है, आस्किंग क्वेश्चंस, वो खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ रहा है। सी स्पीकिंग टू समवन, वह किसी व्यक्ति से, किसी बच्चे से बात कर रहा है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी वह वास्तव में अपने पिता की गाढ़धार बीमारी का उच्चारण कर रहा है या फिर अपने पाठ का उच्चारण कर रहा है। वो बच्चा रियलिटी में तो डेस्क के पास में खड़ा होकर, ठीक है, अपने पाठ का उच्चारण कर रहा है, लेकिन इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि वो अपने पिता की गाढ़धार बीमारी का उच्चारण कर रहा है, दिखा रहा है कि ये बीमारी मेरे पिता के भी थी और उत्तराधिकार पूर्वक मुझ में आई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है 10वां में। देखिए 11वां क्वेश्चन है व्हाट इज द अननोटेड बॉय डूइंग। देखिए अननोटेड यानी एक बच्चा है, एक लड़का है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। अननोटेड यानी जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, वो लड़का क्या कर रहा है।
ड्रीमिंग सपने देख रहा है, ईटिंग खाना खा रहा है, स्पीकिंग बातें कर रहा है, या फिर नन ऑफ दीज या फिर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन सही है, ड्रीमिंग, वह बच्चा सपना देख रहा है। देखिए 12वां क्वेश्चन है इसमें, हिज आईज यानी उस बच्चे की जो आंखें हैं, लिव यानी जीवंत है, इन अ ड्रीम यानी एक सपने में, या फिर उस बच्चे की आंखें सपना देख रही है। व्हाट इज द ड्रीम, सपना क्या है ये आपको बताना है, यानी किसके बारे में सपना देख रहा है वो। ए है वॉचिंग ए मूवी यानी एक फिल्म देखने के बारे में सपना देख रहा है। गोइंग अब्रोड यानी विदेश जाने के बारे में सपना देख रहा है। ईटिंग आइसक्रीम यानी आइसक्रीम खाने के बारे में सपना देख रहा है, या फिर स्क्विरल्स गेम यानी गिलहरियों के खेल के बारे में सपना देख रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, स्क्विरल्स गेम यानी गिलहरी के खेल के बारे में सपना देख रहा है वो बच्चा। देखिए 13वां क्वेश्चन है, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। हु वाज सिटिंग, कौन बैठा हुआ है, सिटिंग यानी बैठा हुआ है, एट द बैक यानी पीछे, ऑफ द डिम यानी धुंधली, क्लास यानी कक्षा में, धुंधली कक्षा में पीछे की ओर कौन बैठा हुआ है। ए गर्ल एक लड़की बैठी हुई है, एन ओल्ड मैन एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है, ए टीचर एक शिक्षक बैठा हुआ है, या फिर ए यंग बॉय एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। देखिए 14वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द कलर ऑफ वॉल्स विद, यानी कवि, व्हाट यानी किसके साथ में, द पोएट यानी कवि, कंपेयर यानी तुलना करता है, द कलर ऑफ द वॉल्स यानी जो दीवारों का रंग है उसकी तुलना कवि किसके साथ में करता है। तो देखिए सोर क्रीम शब्द आया था, तो शोर क्रीम के साथ में करता है, यानी खट्टी क्रीम, पीली क्रीम आप कह सकते हो। दीवारें बिल्कुल पीली पड़ गई है, बहुत पुरानी दीवारें हैं, पेंट नहीं हुआ है उन पे। तो ए ऑप्शन सही है। बाकी के ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। स्टेल चपातीज यानी कि बासी रोटियों से तुलना करता है। रोटन फ्रूट्स यानी सड़े हुए फलों से तुलना करता है। ब्राइट सन यानी चमकदार सूर्य के साथ में तुलना करता है। तो ऐसा नहीं है। सोर क्रीम वॉल्स, इस प्रकार से एक एक्सप्रेशन, एक वाक्यांश आया था, तो सोर क्रीम के साथ में वह दीवारों के रंग की तुलना करता है। देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स पॉइंट आउट। व्हाट डज द कलर, व्हाट यानी क्या, द कलर यानी रंग, ऑफ द क्लासरूम वॉल्स यानी कक्षा कक्ष की जो दीवारें हैं उसका जो रंग है वो क्या बताता है। पॉइंट आउट यानी क्या बताता है हमें। रिच स्टेट यानी धनवान स्थिति बताता है, भाई कक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा धनवान है, समृद्ध है। हैप्पी स्टेट यानी सुखद स्थिति बताता है। पुअर कंडीशन ऑफ द क्लासरूम यानी कक्षा कक्ष की दयनीय स्थिति बताता है। पुअर का मतलब दयनीय कह सकते हो आप, और कंडीशन यानी स्थिति यानी कक्षा कक्ष की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, पीली दीवारें हैं और दीवारों का रंग हमें उस कक्षा कक्ष की दयनीय स्थिति के बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, What objects of donations यानी दान की वस्तुएं आर हैंगिंग जो कि लटकी हुई है ऑन सोर क्रीम वॉल्स यानी पीली दीवारों पर दान की जो वस्तुएं लटकी हुई है वो क्या है। वॉट यानी क्या है वो, मतलब कौन कौन सी है। वॉट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी वस्तुएं हैं ये कह सकते हो आप। ए है शेक्सपियर्स हेड यानी शेक्सपियर के सिर का चित्र क्या वहां पर मौजूद है। दूसरा है टायरोलिस वैली का चित्र वहां पर है, टायरोलिस वैली का चित्र वहां पर है। सी है ओपन हैंडेड मैप यानी खुले हाथों से बनाया गया एक मैप है, एक नक्शा है, मानचित्र है, क्या वो भी वहां पर मौजूद है। या फिर डी है ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चीजें वहां पर मौजूद है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी, ये तीनों प्रकार की चीजें उन पीली दीवारों पर टंगी हुई है। 17वां क्वेश्चन है, देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग यानी उनका भविष्य धुंध से पुता हुआ है। फॉग का मतलब होता है धुंध या कोहरा, पेंटेड यानी पुता हुआ है, फ्यूचर यानी भविष्य यानी उनका भविष्य धुंध से पुता हुआ है। मीन्स यानी इसका मतलब क्या है, देयर फ्यूचर इज यानी उनका भविष्य कैसा है। ए है अनसर्टेन यानी अनिश्चित है। बी है ब्राइट यानी चमकदार है या फिर उज्जवल कह सकते हो आप। सी होपफुल यानी कि आशावान है उनका भविष्य। या फिर नन ऑफ दीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट है अनसर्टेन यानी अस्पष्ट उनका भविष्य है, कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा उनके बारे में, यानी उनके साथ में क्या होगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देखिए 18वां क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन। फ्रॉम फॉग यानी धुंध से लेकर अंतहीन रात तक, एंडलेस नाइट यानी अंतहीन रात तक, इसका क्या मतलब है, इन शब्दों का क्या मतलब है ये बताना आपको। ए यानी ब्राइट लाइट, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, ब्रॉड लाइट है, ब्राइट लाइट है यानी चमकदार रोशनी है।
ब्राइट फ्यूचर है उनका, उज्जवल भविष्य है, होपलेसनेस यानी कि निराशा है, या फिर डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर यानी कि अंधकारपूर्ण और अनिश्चित भविष्य है उनका। अब स्लम चिल्ड्रन यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो क्या है कि अंधकारपूर्ण है और अनिश्चित है। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ यानी जन्म से लेकर, डेथ यानी मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो अनिश्चित है और अंधकारपूर्ण है। यही यहाँ पर बताया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। देखिए 19वां क्वेश्चन है, हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, यानी इन गरीब बच्चों की सहायता शक्तिशाली लोग कैसे कर सकते हैं। पावरफुल पीपल का मतलब है शक्तिशाली लोग इन गरीब बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं। ए ऑप्शन है बाय गिविंग देम एजुकेशन, उन्हें शिक्षा प्रदान करके। बी बाय फाइटिंग विद द रीच, यानी कि शक्तिशाली समृद्ध लोगों से, ठीक है, अमीर लोगों से झगड़कर, लड़कर, संघर्ष करके। सी है बाय एलिमिनेटिंग इनइक्वलिटीज एंड इनजस्टिस, यानी कि असमानता और अन्याय को खत्म करके, हटाकर। एलिमिनेटिंग का मतलब होता है हटाना या समाप्त करना, ठीक है। इनइक्वलिटीज यानी असमानता और इनजस्टिस यानी कि अन्याय। तो देखिए असमानता और अन्याय को खत्म करके, हटाकर हम इन बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं, इन बच्चों की सहायता कर सकते हैं, या फिर बोथ, ये दोनों ही है, ए और सी। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों ही है। देखिए 20वां क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ब्लॉट, व्हाट इज अ ब्लॉट। देखिए ब्लॉट का मतलब होता है कलंक। ऑन द मैप यानी मानचित्र पर या नक्शे पर कलंक क्या है। ए यानी गार्बेज यानी कचरा, बी है चिल्ड्रन यानी बच्चे हैं, सी है स्कूल यानी कि विद्यालय कलंक है, या फिर डर्टी स्लम्स या फिर गंदी बस्तियां यहाँ पर कलंक है इस मानचित्र पर। तो यहाँ पर डी राइट आंसर है कि जो गंदी बस्तियां है वो कलंक है उस नक्शे पर, और हमें उस कलंक को मिटाना चाहिए, यानी कि उन गंदी बस्तियों को वहाँ से हटाना चाहिए और उन बच्चों को सुविधा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। देखिए 21वां और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द, फिर बाद में खाली स्थान है, आपको यहाँ पर सन करना है। हिस्ट्री देयर्स यानी भाई इतिहास उन्हीं लोगों का होता है, हुज लैंग्वेज जिनकी भाषा में, इज द मून यानी वह चंद्रमा होता है, सन सूर्य होता है, स्टार्स तारे होते हैं, ऑल ऑफ दीज या सभी होते हैं। तो देखिए आपको इसका राइट ऑप्शन है, मून नहीं है, सन है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, यानी कि इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा में सूर्य की गर्मी या ऊष्मा या तेज होता है, ठीक है, इतिहास उन्हीं का होता है। और देखिए भाषा बहुत अच्छे तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं, शिक्षा के द्वारा। तो हमें उन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए, ये जिम्मेदारी है राजनेताओं की और शक्तिशाली लोगों की। ऐसे तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है राजनेताओं और शक्तिशाली लोगों की। दोस्तों यहाँ पर हमने 21 क्वेश्चन समझे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।